नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने ये WCR के GRP का पहला पार्ट देखे थे। अब इस वीडियो में इसके अगले पार्ट को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर है। अगर आप लोग हर एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही आसान रहेगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन जो है लगभग 90 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो है सो 90 क्वेश्चन पूछा गया है। तो शायद हो सकता है कि इसका 3 पार्ट बन जाए। चलिए, तो वैसे अगर आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो इसमें आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अब क्वेश्चन नंबर 22 है, जो पार्ट 1 वाला वीडियो है मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अर्सवाइल डिमांड्स 3 to 13 आर मैप्ड विद मेजर हेड्स अंडर डिमांड नंबर 83 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेजेंटेड एज। जो डिमांड नंबर 3 से 13 है उसका जो मेजर हेड है डिमांड नंबर 83 2017-18 में, तो उस टाइम 80 था, फिर 18-19 में 81 हो गया, 19-20 में 82 हो गया, 20-21 में 83 हो गया, 21-22 में 84 हो गया, 22-23 में 85 हो गया, 23-24 में भी 85 है। अभी 24-25 का अभी नया में आएगा। तो ये जो डिमांड नंबर 3 से 13 है उसका जब बजट मर्ज हो गया तो उसका नया नाम हो गया सब मेजर हेड। तो इसका जो ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर ये होगा सब मेजर हेड। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज कीजिए कि आपको डिमांड नंबर 4 में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे, तो इसका डिमांड नंबर 4 नहीं पूछ के ऐसा पूछ दे कि इसका सब मेजर हेड क्या है, तो इसका सब मेजर हेड 2 होगा। 2 यानी जितनी भी डिमांड है उसमें से 2 माइनस करना है तो उसका सब मेजर हेड बनता है। तो जैसे कि इसमें हायरार्की भी दिया गया है कि मेजर हेड्स जो है सो 3002 होता है, सब मेजर हेड 1 से 12 होता है, यानी डिमांड नंबर 3 से 14 तक के जो डिमांड नंबर है उसके सब मेजर हेड होता है। उसके बाद ये माइनर हेड है। अब माइनर हेड आपको अगर समझना हो तो फाइनेंस कोड का वॉल्यूम 2 आप अगर देखिएगा खोल के, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि ये माइनर हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है और डिटेल हेड क्या होता है। किसी भी एलोकेशन का कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 8 डिजिट होता है, और उस 8 डिजिट में 2 डिजिट डिमांड नंबर होता है, और लास्ट बीच के जो 4 डिजिट होता है वो डिटेल्स हेड होता है, और लास्ट के 2 डिजिट जो है सो प्राइमरी यूनिट होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि फंड्स मेड अवेलेबल थ्रू वोट ऑन अकाउंट आर यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स। वोट एंड अकाउंट में के द्वारा जो फंड होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वोट एंड अकाउंट का जो टाइमिंग है मोस्टली 2 से 4 महीने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वोट एंड अकाउंट कब होता है, जब नई सरकार का गठन होने वाला रहता है, मतलब चुनाव का समय रहता है, तो जो सैलरी ये सब के खर्चे के लिए जो एक अकाउंट पारित किया जाता है उसको वोट एंड अकाउंट कहा जाता है। वोट एंड अकाउंट जो है सो नॉर्मली जब नई सरकार बनती है तो उसी टाइम ही ये होता है। अगर हम इसके अगर आर्टिकल्स की बात करें तो वोट ऑन अकाउंट्स का जो आर्टिकल है 116 है। आर्टिकल अनुच्छेद 116 में वोट एंड अकाउंट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 116 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ वोट ऑन अकाउंट एज ए ग्रांट इन एडवांस for the central government to meet short-term expenditure needs. A vote on account is a provision that allow the government to withdraw funds from the consolidated fund of India for a limited of a time, मतलब 2 से 4 महीने के लिए। वोट ऑन अकाउंट जो है सो टेम्प्रोरी फाइनेंशियल प्रोविज़न है जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को एक्सपेंस करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए।
24 नंबर का क्वेश्चन है कि अ पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय, जो संसदीय समिति होती है उसको जो अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है वो पार्लियामेंट हाउस से किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। बहुत सारी कमेटियां हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे लोक लेखा समिति, इस तरह के बहुत सारे समितियां कमेटी हैं। तो ये जो पार्लियामेंट हाउस के थ्रू बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। 20 is to constructed between Sawai Madhopur and Gangapur city. The expenditure for this work will be charged to। नई लाइन कहीं का भी बने, ये तो नाम दे दिया गया है, पर आपको इतना ही समझना है, नई लाइन कहीं का भी बनेगा तो वो कैपिटल फंड से खर्च होता है। डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत फंड है, जैसे ये डीएफ है, डेवलपमेंट फंड बोलते हैं उसको, डीआरएफ, कैपिटल, आरआरएसके, एसजीएफ है, सॉवरेन ग्रीन फंड है, इस तरह के जितने भी फंड है, तो कैपिटल का जो मूल काम है न्यू लाइंस कंस्ट्रक्शन करने के लिए, न्यू एसेट्स के लिए कैपिटल यूज होता है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल के आगे ये 20 लिखा हुआ है, कैपिटल के आगे ये वाला 20 लिखा हुआ है, तो 20 क्या है, ये सोर्स कोड है। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसका भी एलोकेशन बनता है, वो 8 डिजिट का ही बनता है। जैसे रेवेन्यू का भी 8 डिजिट का ही बनता है, जो भी खर्चा होगा तो आई पास में जो बिल पास होता है तो 8 डिजिट के एलोकेशन में एक्सपेंडिचर को बुक किया जाता है। तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के 8 डिजिट का होता है, लेकिन कैपिटल के साथ जो एलोकेशन होता है इसमें शुरू के जो 2 डिजिट है वो यही रहता है। जैसे सपोज कीजिए कैपिटल है वो भी 8 डिजिट का ही होता है, तो ये जो 20 है 21 है, तो ये क्या है, जब भी कैपिटल से कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो उसके जो शुरू के 2 डिजिट होगा, जैसे 20 लिखा रहेगा तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये कैपिटल फंड से खर्चा किया गया है। अगर 21 रहेगा तो इससे पता चलेगा कि ये डीआरएफ से खर्चा किया गया है। लास्ट के जो बीच के जो 4 डिजिट होता है, जैसे सपोज कीजिए 1112, तो इसका मतलब हो गया कि 1100 प्लान हेड से 1100 प्लान हेड में एक्सपेंडिचर किया गया है। और फिर इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो उसको प्राइमरी यूनिट बोलते हैं। प्राइमरी यूनिट यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी का है या डीए का है या कोई सामान खरीदा गया है, तो इसके लिए भी एक प्राइमरी यूनिट कोड अलॉट किया गया है। तो प्राइमरी यूनिट किस किस का क्या क्या है आप लोग सर्च कर सकते हैं प्राइमरी यूनिट लिख के। ऐसे लिखिएगा पीयू ऑफ रेवेन्यू, पीयू ऑफ कैपिटल, पीयू भी पूछता है। जैसे कि हम बार बार हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आपको जो मोस्टली जो बेसिक चीज़ है क्या याद करना है, तो डिमांड नंबर याद करना है, प्लान हेड याद करना है और प्राइमरी यूनिट याद करना है। तो कैपिटल का 20 होता है, डीआरएफ का 21 होता है, डीएफ 4 डीएफ होता है तो 23, और उसमें 10 ऐड कर देना है तो 33, 43, 53 ऐसे होता है। फिर एक कैपिटल फंड भी होता है। कैपिटल और कैपिटल फंड के जो वर्क्स ऑफ नेचर है दोनों सेम है, बस अंतर इतना ही है कैपिटल बाहर से जो आउट सोर्स से जो पैसा लाया जाता है उस पर जो काम किया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। जो रेलवे का अपना रिसोर्स से, अपने इनकम रेवेन्यू से जो फंड बनाया जाता है वो कैपिटल फंड है, पर काम करने के जो नेचर है कि न्यू लाइन्स में ही खर्चा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इन ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 2 पार्सल व्हेन वेयर ऑक्शंस द अर्निंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिटेड टू। एक ट्रेन नंबर है जिसमें 2 पार्सल वैन्स को ऑक्शंस में नीलामी में लाया गया है, तो उसमें जो अर्निंग होगा उसका पैसा कहाँ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अर्निंग के 3 हेड होता है, एक्स अर्निंग, वाई अर्निंग और जेड अर्निंग। ये एकदम याद कर लेना है, कंपलसरी है ये भी, एक्स वाई और जेड। एक्स अर्निंग में पैसेंजर अर्निंग कहते हैं। पैसेंजर में 2 टाइप का होता है, एक होता है पैसेंजर कोचिंग और एक होता है अदर देन कोचिंग अर्निंग। तो उसको कहते हैं पैसेंजर रेवेन्यू, कोचिंग और अदर देन कोचिंग। और इसके भी कोड है 90 और 91 है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोचिंग का कितना है, अदर कोचिंग का कितना है। गुड्स रेवेन्यू एब्स्ट्रैक्ट वाई होता है और जेड सन्ड्री होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट ये पार्सल वैन से इनकम हुआ है तो इसीलिए इसका
अब एब्स्ट्रैक्ट एक्स एस है, एक्स है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एज पर जीसीसी, जीसीसी क्या है? जीसीसी को बोलते हैं जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी टेंडर होता है तो उसमें कैसे कैसे टेंडर काम करेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, वो सारा जीसीसी में लिखा हुआ है। वैसे इंजीनियरिंग कोड में टेंडर से रिलेटेड बातें हैं, रूल्स रेगुलेशन, और फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 में टेंडर से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन तो ये जीसीसी जो है, जीसीसी में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होगा ये लिखा हुआ है। तो एज पर जीसीसी क्वांटिटीज ऑपरेटेड मोर देन 125% बट बिलो 140% विल बी पेड एट द रेट ऑफ। अगर 125% से ज़्यादा होगा और 140% के बीच होगा, और 140 से लेके 150 तक रहेगा तो 96% रहेगा, और 150 से ज़्यादा रहेगा तो भी 96% ही रहेगा, और 100 से 125% तक अगर किसी भी क्वांटिटी का रहेगा तो 100% ही रहेगा। तो ये है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि इन द अकाउंट ऑफिस, लेखा कार्यालय में एस्टिमेट्स आर वेरीफाइड टू सी द। जैसे कि एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट 7 प्रकार के होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी एस्टिमेट के बारे में जानना जरूरी है। एस्टिमेट बनने के बाद एस्टिमेट का वेरीफाई होता है, तो वेरीफाई करने में क्या क्या चीज़ यूज होता है? तो वेरिफिकेशन ऑफ एस्टिमेट बाय अकाउंट ऑफिस मेन पॉइंट जो होता है प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी बोलते हैं, जो कि फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 116 में दिया गया है। मतलब बेसिक चीज़ है, खर्चा करने की बेसिक चीज़ है। तो एक तो ये चेक करना है कि उस एक्सपेंडिचर का क्या औचित्य है, दूसरा कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे उस काम को करने के लिए, क्या क्लासिफिकेशन है, दूसरा बजट प्रोविज़न है कि नहीं, अगर ये खर्चा किया जा रहा है तो उसका बजट में प्रोविज़न है कि नहीं, और एरर या कोई ओमिशंस है, या उसको जो सैंक्शन किया गया है वर्क, उसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन है कि नहीं। ये 5 चीज़ याद रखना है एस्टिमेट के वेरिफिकेशन में: प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, इंसिडेंस एंड क्लासिफिकेशन, बजट प्रोविजन, एरर्स एंड ओमिशंस, और कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन। तो चूंकि इसमें ऑप्शन में सभी दिया हुआ है इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो गया 28 नंबर में। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यह क्या है? यह जो है विच इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, रिक्वायरमेंट एंड प्रैक्टिसेस दैट कंपनी यूज टू मेजर देयर फाइनेंशियल रिजल्ट। ये गैप एक तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट को कैसे मेजर करता है कोई कंपनी, तो वो सारा गैप में इसका रूल्स रेगुलेशन रहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे। इसमें से कौन जो है फंडिंग सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है इंडियन रेलवे के लिए टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता हो। तो ऑप्शन है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, ये तो है ही, जैसे कि हमने बताया था ये इसी वीडियो के पार्ट फर्स्ट में कि एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स तो है ही, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भी है, और इंटरनल सोर्स ऑफ इंडियन रेलवे मतलब रेलवे के अपने इंटरनल सोर्स भी होता है। और ये है डी नंबर का रेजिंग बॉन्ड एंड डिवेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट से बॉन्ड और डिवेंचर्स लेके कैपिटल प्रोजेक्ट्स को नहीं पूरा किया जाता है। तो इसमें एक बोला था कि कौन सा सोर्स नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन जो है इसके सोर्स नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर मॉनिटरिंग ऑफ हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे थ्रू MOSP। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो होता है, जो भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग किया जाता है, जिसमें इंडियन रेलवे भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
मेंटेशन के द्वारा किया जाता है, तो उस सिस्टम का नाम क्या है? तो उस सिस्टम का नाम है OCMS एंड IPMD। OCMS ऑनलाइन कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं और IPMD को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। उम्मीद के बारे में तो पता ही है, अपना रेलवे का कार्ड बनता है उम्मीद से। चलिए, अभी 32 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे क्या है? इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंटल कमर्शियल इंटरप्राइजेज भी है। भारत एक सरकारी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के काम इंडियन रेलवे में अकाउंटिंग किया जाता है, इसलिए बोथ आर करेक्ट। सी नंबर का ऑप्शन जो है बोथ आर करेक्ट होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो अभी हमने देखा था ये एस्टिमेट के वेरिफिकेशन में कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसमें भी पूछ दिया कि इसमें से वित्तीय औचित्य के सिद्धांत क्या है? एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन व्हाट द ओकेजन्स डिमांड। तो ये है 1 कैन नॉट सैंक्शन एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ, तो ये भी है। शुड नॉट फेवर एनी ग्रुप और कम्युनिटी, ये भी है। तो ऑल ऑफ द एबव। जो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है वो पैरा नंबर 116 में है, जिसमें ये है कि द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी बी मोर देन द ओकेजन्स डिमांड and that every government servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money। खर्च जो है उससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए जितना कि अवसर मांग कर रहा है, और हर एक सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक धन से किए जाने वाले खर्च के संबंध में वही सावधानी बरतनी चाहिए जो साधारण बुद्धि का एक व्यक्ति अपने धन के खर्च करने में बरतता है। ये बेसिक चीज है। जैसे हिंदी वाले के लिए मैं इसका जो ब्लॉग का लिंक है इसका मैं डाल दूंगा स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है जब पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना भी जरूरी है। भले ये क्वेश्चन सबको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि लोगों को बेसिक जानकारी रहे कि खर्च कैसे नहीं किया, किस तरह करना चाहिए। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज। कोई भी जो अथॉरिटी है वो खर्च की मंजूरी देने की अपनी शक्तियों को, अपने पावर को ऐसे आदेश देने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ में हो, तो ये भी देखना होता है। तीसरा है जो पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी अनलेस। सार्वजनिक धन का उपयोग किसी व्यक्ति या समाज के वर्ग विशेष के लाभ के लिए नहीं किया जाए जब तक कि वो जो खर्च है एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन इनसिग्निफिकेंट, बहुत रकम नगण्य हो, या क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, रकम का दावा अदालत में न किया जा सकता हो, और खर्च जो है द एक्सपेंडिचर इज इन परस्यूंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, खर्च मान्य नीति या परंपरा के अनुसरण में न हो। जो इसके चौथा पॉइंट है द अमाउंट ऑफ अलाउंसेज, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस है, ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप शुड बी सो रेगुलेटेड दैट द अलाउंस आर नॉट ऑन द होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द डिस्पेंड। भत्तों की रकम जैसे यात्रा भत्ता जो किसी विशेष प्रकार के खर्च को पूरा करने के लिए मंजूर किया गया है का विनियमन इस प्रकार किया जाए कि भत्ते कुल मिलाकर पाने वाले के लिए लाभ का स्रोत न बने। तो ये वित्तीय औचित्य के सिद्धांत है, ये पूरा याद कर लेना है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि डैमरेज चार्ज किसे कहते हैं। देखिए रेलवे में ऐसे बहुत टाइप के चार्जेज है, पर रेलवे गुड्स से संबंधित 2 प्रकार के चार्ज होता है, एक डैमरेज चार्ज होता है और एक वारफेयर चार्ज होता है। डैमरेज चार्ज उसको लगाया जाता है जब कोई डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक, जैसे जो डब्बे हैं वैगन्स है उसमें से सामान जो एक टाइम निर्धारित किया गया कि इतने देर तक आप सामान रख सकते हैं, कोई भी व्यापारी है
और उसने वैगन्स बुक किया है, रेल के डब्बे, मालगाड़ी का डब्बा बुक किया है, तो एक निश्चित समय तक ही उस डब्बे को रख सकता है। अगर उसके बाद भी अगर वो रखता है तो उसको डैमरेज चार्ज लगाया जाएगा। और दूसरा क्या, अगर वो डब्बे से निकाल के स्टेशन के प्लेटफार्म पर रख देता है तो इसके लिए जो चार्जेस लगाया जाता है उसको वारफेज चार्ज कहते हैं, स्थान शुल्क। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। ये तो सभी जोन और सभी का नाम याद रखने वाली बात है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमको और भी क्या क्या जानना चाहिए रेलवे के बारे में। तो जैसे CLW चितरंजन में है, वेस्ट बंगाल में, BLW बनारस में है, PLW पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, इसका नाम है, पटियाला में है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, RCF कपूरथला पंजाब में है, MCF रायबरेली में है, RWF बेंगलोर में है, रेल व्हील प्लांट फैक्ट्री, और रेल व्हील प्लांट RWP ये बेला में है। ये देखिए RWF बेंगलोर और RWP बेला में। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि CRS को बोलते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS को बोलते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। वो जो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उसका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नगर विमान मंत्रालय के अंदर CRS काम करते हैं। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है क्या है कि इज द रेल सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन एंड रेल ट्रैवल। रेल का कैसे सेफ्टी तरीके से संचालन हो, कैसे सेफ्टी तरीके से ट्रैवल किया जाए, इसके लिए जो आयोग है उस आयोग का नाम है CRS। और CRS के जो हेड होते हैं CCRS, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। CRS जो है सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करते हैं। इनकी जो मुख्य ड्यूटियां है कि इंस्पेक्टिंग न्यू रेलवे का इंस्पेक्टिंग करना, इंस्पेक्टिंग रेलवेज एंड रोलिंग स्टॉक का, इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ जाके वो चेक करते हैं कि क्यों एक्सीडेंट हुआ। न्यू लाइन का सेंक्शन करना, कोई नया वर्क है जो सेफ्टी से रिलेटेड वर्क है तो उसको भी सेंक्शन करना, और कोई क्लोज लाइन है अगर उसको फिर से रीओपनिंग करना है तो वो भी इनके काम में आता है। मतलब कुल मिला के सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम है इनको देखना होता है CCRS को, CCRS। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर वेरिफिकेशन confirmation of new employee in IPAS the establishment section of account department will check। कोई भी नया कर्मचारी आया है उसका सत्यापन और पुष्टि के लिए लेखा विभाग का जो स्थापना अनुभाग होता है वो किस प्रकार की जांच करेगा। तो अपॉइंटमेंट का ऑर्डर चेक करा जाएगा, सर्टिफिकेट अगर कोई रिक्वायर्ड होगा रूल्स के अनुसार तो उसको लिया जाएगा। उसके अलावा जितने भी एंट्री है बायोडाटा, DOB है, पैन कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब लिया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑल ऑफ द एबव। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि 37 तो हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर क्लेमिंग रिवर्समेंट ऑफ CEA चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को क्लेमिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जो स्कूल के तरफ से दिया जाता है पूरे एकेडमिक ईयर का, कि हाँ ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ा है, या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड भी हो सकता है, या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फी रिसिप्ट फॉर द इंटायर एकेडमिक ईयर, एनी वन ऑफ द, इसमें से कोई एक भी दिया जा सकता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस गारंटी शैल बी सबमिटेड विद इन मैक्सिमम। परफॉर्मेंस गारंटी जो है मैक्सिमम 60 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। यानी जब LOA जारी होता है तो LOA जारी होने के 21 दिन से लेके 60 दिन तक है मैक्सिमम। अब देखिए कि परफॉर्मेंस गारंटी जो है
LOA जारी होने के 21 दिन तक एक मिनिमम पीरियड है, तो इसमें सबमिट करना चाहिए। लेकिन अगर वो 21 दिन तक सबमिट नहीं करता है तो 22वें दिन से लेके 60 दिन तक एक्सटेंशन लेके भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसको पैनल इंटरेस्ट लगेगा 12%, और 60वां दिन 61वां दिन भी अगर उसका नहीं आया तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अभी जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 21 दिन का मिनिमम पीरियड है, LOA जारी होने के 21 दिन के अंदर वो विदाउट फाइनल इंटरेस्ट दिया जा सकता है, पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन का है। और जो एक्सटेंशन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन का है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में 90 दिन का है। फाइनल इंटरेस्ट जो है इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 12% लगता है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में 15% लगता है, और पर परफॉर्मेंस गारंटी 5% और 5% दोनों में लगता है। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यहाँ ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ही सिर्फ 5% लगता है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगता है। जनरल मैनेजर के पास कौन सा पावर है? तो एक फाइनेंस कोड में एक एनेक्चर है जिसमें लिखा है कि जनरल मैनेजर के पास निगेटिव पावर है। तो वो एक एनेक्चर लगा हुआ है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं निगेटिव पावर, जनरल मैनेजर हैज निगेटिव पावर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आप लोग पढ़िए, आराम से सुनिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।